चुनावों के माहौल में आज हम बात करेंगे बिहार की। और बिहार के बहाने जरा ये देखने की कोशिश करेंगे कि वे खबरें जो अभी आप तक उस तरह नहीं पहुंच रही हैं जो पहुंचनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही मैंने ये बात कही आप समझ तो गए ही होंगे कि मैं किस खबर की बात कर रहा हूं। अगर ये खबरें विपक्षी दलों के गठबंधन से लोगों के पार्टी छोड़ने की होती, विपक्षी दलों का गठबंधन का टूटने से जुड़ी हुई होती, तो तुरंत हेडलाइन चल रही होती कि बिखर गया इंडिया, बिहार में टूट गया गठबंधन। और अगर एक दो नेता भी आरजेडी छोड़ रहे होते तो ये खबरें चलती कि बिखर गई आरजेडी। लेकिन जाहिर सी बात है ये खबरें हैं एनडीए गठबंधन, उसके घटक दलों और उसमें भी सबसे बड़े जेडीयू की। और ये खबर है कि जेडीयू के नेता अब जेडीयू छोड़ करके आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है? बिहार में राजनीतिक समीकरण क्या है? बिहार में चुनाव किस दिशा में जा रहा है? आरजेडी और तेजस्वी यादव की रणनीति क्या है? क्या घिर गए हैं नीतीश कुमार अपने ही जाल में? क्या बीजेपी नीतीश कुमार के भी साथ कोई खेला कर रही है? कैसे साधेंगे नीतीश कुमार इस चुनाव को? ऐसे तमाम विषयों पर इस वीडियो में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले एक दो सूचनाएं छोटी छोटी। पहली सूचना यह है कि बिहार में आरजेडी अपनी तरफ से टिकट बंटवारा पूरा होने का इंतजार किए बगैर प्रत्याशियों के नाम घोषित करती चली जा रही है। और आरजेडी ने अब तक कई प्रत्याशियों को टिकट दे दिया है। तब ये खबरें चलने लगी कि लगता है कांग्रेस से भी गठबंधन तो हुआ नहीं और आरजेडी अकेले टिकट देने लगी। क्या कांग्रेस से गठबंधन टूट जाएगा? क्या बिखर रहा है महागठबंधन परिवार? और इस बीच में ऐसी प्लांटेड खबरों के बीच में आज तेजस्वी यादव दिल्ली आ रहे हैं और आज वो कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बैठ करके बातचीत करेंगे कि कितनी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, वो सीटें कौन कौन सी होंगी, उन पर प्रत्याशी कौन कौन से होंगे, जीत का समीकरण क्या है और अंतिम निर्णय इस बात पर तय हो जाएगा। जो खबरें आ रही हैं वो बिहार से इस तरह की आ रही हैं कि लगभग 5 या 6 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि एक दो सीटें और बढ़ जाएं। कोई भी पार्टी होगी तो वो यही चाहती होगी कि सीटें कैसे बढ़ें। और उन बंटवारों के साथ, इस तरह के समीकरण के साथ कांग्रेस पार्टी लगातार एक दबाव बनाए हुए। आरजेडी अपनी तरफ से उसको संतुलित करके आज बातचीत करेगी, बैठेगी कि अच्छा इस बीच में कितनी सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और चुनाव लड़के जीतने की स्थिति में है और उस पर बातचीत करने के बाद ये समीकरण तय हो जाए। जिसे एक पेच फंसा हुआ है पूर्णिया को लेकर। पिछले दिनों बिहार से खबर आई कि पप्पू यादव, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, जो पहले एक अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी बनाए हुए थे, उसमें वो अपने चुनाव लड़ने और तमाम तरह की चीजों को लेकर के काम कर रहे थे। वो सारी चीजें आज भी ऐसे बनती जा रही हैं कि धीरे धीरे यह समीकरण बदला और बदलने के साथ यह चीजें बदल गई और इसलिए वहां की चीजें ऐसी बदली कि उन्होंने पहले की जो बदलाव हो रहा था उस बदलाव में आरजेडी से मिलकर के बात करने की कोशिश की। और अंदर के सूत्र ये बताते हैं कि आरजेडी से एक समर्थन या सहयोग या तालमेल बनने के बाद वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं और पूर्णिया में एक बड़ी रैली भी करते हैं। पूर्णिया की रैली के साथ यह तय हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी पूर्णिया से उन्हें टिकट देगी, प्रत्याशी बनाएगी। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के बीच एक थोड़ा सा मतभेद इस बात को लेकर के है कि पूर्णिया पर कौन लड़े और कौन इस सीट को आगे बढ़ाए। इस तरह के कई छोटे छोटे पेच हैं और जो कि किसी भी गठबंधन में स्वाभाविक तौर पर होते हैं। और आज जब तेजस्वी यादव कांग्रेस के नेताओं से मिलेंगे
तो उस तमाम पेच को सुलझा लेंगे। और जैसे मीडिया ये भी खबर उठाने लगी कि भाई अभी कांग्रेस से सीटों का बंटवारा फाइनल हुआ नहीं और आरजेडी अपने खाते से टिकट बांटने लगी, लगता है टूट जाएगा क्या गठबंधन। लेकिन यह बात ख्याल में रखने वाली है कि उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ, कई जगहों पर यह हुआ, क्योंकि गठबंधन को लेकर के एक मोटा मोटी सहमति बन जाती है। मान लीजिए 40 सीटें हैं बिहार में, तो 40 में 2 सीटें सीपीआई एमएल को देंगे, एक सीपीएम को देंगे, एक सीपीआई को देंगे, तो 4 सीटें ये तय हो गई होंगी। उस पे वो लोग तैयारी कर रहे होंगे, वो अपना काम कर रहे होंगे। मान लीजिए 6 सीटें कांग्रेस पार्टी के लिए, तो 10 सीटें ये हो गई, तो 30 सीटें बची। तो 30 सीटों में से आरजेडी कम से कम 20 से 25 सीटें ऐसी होंगी जिस पर तय होगा कि आरजेडी लड़ेगी। 2 4 5 सीटें ऐसी होंगी जिस पर लेकर के बातचीत हो रही होगी। कांग्रेस कहेगी कि एक तो ये वाली भी सीटें हमको दे दीजिए, लेफ्ट का कोई गठबंधन कह रहा होगा कि नहीं ये वाली सीट हमको दे दीजिए। उन 4 5 7 सीटों को छोड़ करके बाकी 25 सीटें ऐसी हैं जिस पर पूरा दावा पुख्ता है कि आरजेडी का कैंडिडेट होगा, आरजेडी के फेवर वाली सीटें हैं, आरजेडी उस पर चुनाव जीत जाएगी। इस समीकरण के तहत आरजेडी अपने प्रत्याशियों को घोषित करना शुरू कर, क्योंकि यही रणनीति उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपनाई थी। और यही बात ठीक इसी तरह से उत्तर प्रदेश के लिए भी चलाई गई कि देखिए भाई अभी गठबंधन तो हुआ नहीं, और अखिलेश यादव अपने कैंडिडेट जारी करने लगे। आपने देखा होगा कि जो कैंडिडेट जारी किए गए उसमें 1-2 फेरबदल हुए होंगे, लेकिन मोरलेस वो गठबंधन के वे सीटें होती हैं जिस पर समाजवादी पार्टी के लोग जीत सकते हैं, वो उनके फेवर की सीटें हैं, उनके पास उस पर जीतने वाले प्रत्याशी हैं, समीकरण है, तो वो अपने टिकट दे करके अपने प्रत्याशियों को जमीन पर भेज देते हैं कि भाई आप अपने चुनाव प्रचार में लग जाइए। ठीक यही रणनीति उत्तर प्रदेश की ये रणनीति आरजेडी ने अपनाई, और आरजेडी ने कई तरह के शानदार टिकट बांटे। और शानदार टिकट बांटने में जो उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति देखिए जाति केंद्रित होती है। कोई ये कहे कि जैसे परिवारवाद, परिवारवाद का आरोप आज अगर बीजेपी लगाए तो बीजेपी इस आरोप में खुद फंस जाएगी, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, दुनिया के सबसे बड़े परिवारवाद का अड्डा बन चुकी है, और दुनिया का सबसे बड़ा परिवारवाद बीजेपी में है। इसलिए अब वो खेल खत्म हो गया। वैसे ही कई जगहों पर आप पाएंगे कि जो टिकट बांटा जा रहा है उसमें सबसे बड़ा जातिवादी पार्टी अगर कोई होगी तो बीजेपी होगी। किस सीट पर कौन से जाति के लोग ज्यादा हैं, किस सीट पर विपक्षी दलों का कौन से जाति का कैंडिडेट आ रहा है, कौन उस पर भारी पड़ेगा, उन सब समीकरणों को साध करके बीजेपी जातियों के टिकट बांट रही है। और इस तरह से बीजेपी के सामने जब समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए का नारा लगाते हुए जितने टिकट बांटे उसमें पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, तमाम उन तबकों के लोगों को 90% टिकट दिए, 90%। वैसे ही बिहार में आप देखेंगे कि वो जो टिकट वितरण आरजेडी ने किया है, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, जो वंचित शोषित तबके के लोग हैं, जिसकी सामाजिक न्याय की बात करते हुए आरजेडी राजनीति करती है, वो लोग उनको टिकट दिया जा रहा है। और इससे एक नया खेल बिहार में होता दिख रहा है। आपको याद है पिछले दिनों अभी जब ये गठबंधन टूटा था, तो तेजस्वी यादव ने बेहद सूझबूझ दिखाते हुए एक शब्द भी नीतीश कुमार पर निजी हमला नहीं किया। पहली प्रतिक्रिया तेजस्वी यादव की ये थी कि चाचा थे, चाचा हैं और चाचा ही रहेंगे, उनका सम्मान था, है और रहेगा, हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। और उसके बाद से पूरी आरजेडी को यह संकेत किया गया, इशारा किया गया कि आप नीतीश जी के ऊपर कोई हमला इस तरह से निजी हमला नहीं करेंगे। राजनीतिक हमला होगा कि भाई क्यों छोड़कर चले गए, आप फेल मुख्यमंत्री हैं, हम आपके साथ थे तो हमने नौकरी बांट दी, आप तो पूछते रहते थे कि पैसवा कहां से आएगा, इस तरह के राजनीतिक हमले होंगे, लेकिन निजी हमला नीतीश कुमार पर नहीं होगा। इसीलिए जब रोहिणी आचार्य को टिकट देने की बात हुई और जब सम्राट चौधरी जो कुशवाहा जाति से आते हैं उनको जब ये बात पता चली, उनसे पूछी गई, तो उन्होंने इतना बेहद घटिया बयान दिया बेटी और बाप के रिश्ते पर, जिस पर पूरी आरजेडी हमलावर हुई। और इसका फायदा आरजेडी को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के नेताओं के घटिया बयानों से उस समुदाय के लोग भी ये समझते हैं कि यार ये बात तो आरजेडी के ऊपर हमला करने वाली नहीं थी। वोट बैंक डिवाइड होगा, वोट बैंक बटेगा।
कुर्मी समाज के लोगों को यह बात समझ में आने लगी है कि इस बार नीतीश कुमार ने थोड़ी गड़बड़ी कर दी। वो मौका नहीं था गठबंधन तोड़ने का। और तेजस्वी यादव और उनकी पूरी पार्टी जिस तरह से नीतीश कुमार का सम्मान कर रही है, उस पूरे कुर्मी समाज के भीतर भी एक संदेश गया है कि वो समाज के लिए कोई भी टिप्पणी, कोई भी विरोध का स्वर, कोई भी ऐसी बात आरजेडी और तेजस्वी यादव की तरफ से नहीं आई, तो समाज का वोट भी डिवाइड होगा। और जो नौकरी पाने वाले हैं, जो समाज के लोग हैं, सामाजिक न्याय की बात करने वाले हैं, संविधान को खतरे में देख रहे हैं, वो सारा वोट आरजेडी की तरफ और महागठबंधन इंडिया अलायंस की तरफ शिफ्ट होगा। तो जो दो पिछड़े समुदाय में सबसे बड़ा जाति समूह है, कुर्मी और कुशवाहा, इन दोनों जाति समूहों में एक बड़ा आकर्षण आरजेडी की तरफ जाने का दिखने लगा है, जो कि नीतीश जी के पावरफुल रहने पर, ताकतवर रहने पर नीतीश जी के साथ कंसोलिडेट हुआ करता था। तो एक तरफ नीतीश कुमार जी हैं और सम्राट चौधरी को खड़ा करके कुर्मी और कुशवाहा वोटों को कंसोलिडेट करने का काम बीजेपी कर रही है, लेकिन बीजेपी की इस वोट बैंक में सेध लगाने की कामयाब रणनीति बिहार में आरजेडी ने बनाई। इसलिए आप देखेंगे कि 5 से 6 कुशवाहा समुदाय के लोगों को टिकट दिया गया, अति पिछड़े समुदाय के लोगों को टिकट दिया गया है। और इसका असर यह हो रहा है कि आरजेडी में जेडीयू के कई नेता आरजेडी छोड़ करके वह जेडीयू छोड़ करके आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। और तमाम लोग जो अति पिछड़े समुदाय के हैं, वो जेडीयू छोड़ रहे हैं और आरजेडी में आ रहे हैं, और आरजेडी उन्हें टिकट दे रही है। आप गौर करेंगे कि 3 बड़े नेताओं का नाम चल रहा है, जिनमें से एक उनको टिकट मिल गया, अति पिछड़े समुदाय के हैं, उनको टिकट मिल गया, उनको टिकट दे दिया गया। और अति पिछड़े समुदाय से आने के बाद जेडीयू को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। अब आप सोचिए, ये इतनी बड़ी खबर है कि इंडिया गठबंधन में कितनी बड़ी टूट हो गई, इंडिया गठबंधन में कितनी बड़ी चूक हो गई, इंडिया गठबंधन कैसे टूट के बिखर रहा है, इंडिया गठबंधन चीजें ऐसे संभाल नहीं पा रहा है। ऐसी खबरें दिखाने वाले लोग अब आपसे ये नहीं कहेंगे कि जो जो चीजें चल रही हैं एनडीए गठबंधन में, वहां क्यों लोग जेडीयू छोड़ रहे हैं। तो तमाम लोग, बीमा भारती जो एक बड़ी लीडर हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि हमें पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा था, और आरजेडी में आई और आरजेडी ने टिकट दिया। लेकिन आपने बीमा भारती के बयान को अगर गौर से सुना होगा, तो उन्होंने कहा नीतीश जी अच्छे आदमी हैं, नीतीश जी अभिभावक हैं, उनके आसपास के लोग खराब हैं। इस तरह के बयान देकर के बीमा भारती और मुस्लिम समुदाय के लोग, तमाम समुदायों के लोग आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं। तो आरजेडी की कोशिश ये है कि नीतीश जी पर कोई भी ऐसी टिप्पणी या कोई भी ऐसी बात न की जाए जिससे उनके समाज को ये लगे कि नहीं भाई, ये हमारे समाज के भी ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। इसलिए एक सहानुभूति की तेजस्वी ने काम तो अच्छा किया, नौकरी तो दी, और सम्मान भी बरकरार रखा नीतीश कुमार जी का, पूरे समुदाय का। और उस सम्मान के बरकरार रखने के चलते एक तरफ से कुर्मी वोट बीजेपी के पास कंसोलिडेट होने की बजाय डिवाइड होगा, बटेगा, और वो आरजेडी की तरफ भी आ रहा है, क्योंकि टिकट में भी उनको तवज्जो मिल रही है। और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी जब ऐसा अपमानजनक बयान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी उनको टिकट दे रही है, उस पूरे कुशवाहा समुदाय के लोगों को। तो कई समीकरण ऐसे बनते दिख रहे हैं जिसमें एनडीए गठबंधन की तरफ एक पेच फंस गया है। आप कल्पना करिए, आप ये मीडिया में खबर चलाने वाले लोग कि जब जहाज डूबता है, तो सबसे पहले उससे लोग उतर कर भागना शुरू कर देते हैं। और ऐसी खबरें इंडिया गठबंधन के लिए जाने कितनी चली हैं और जाने कितनी चलती रहेंगी। लेकिन एनडीए का जहाज डूब रहा है और उसके लोग पार्टियां छोड़ करके दूसरे दलों में जा करके इंडिया गठबंधन के साथ शामिल हो रहे हैं, टिकट ले रहे हैं और उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये खबर आपको नदारद मिलेगी। लेकिन बिहार के भीतर ये खेल बदल चुका है। लेफ्ट पार्टियां अपने कैडर के नाते जानी जाती हैं। एक सीट सीपीआई को, एक सीट सीपीएम को जो दी जा रही है, उसमें वो मजबूत दावेदारी कर रहे हैं। 2 सीटों से लेकर के हो सकता है तीसरी सीट भी सीपीआई एमएल को दी जाए, क्योंकि आपको याद होगा 2020 के चुनाव में जब सीपीआई एमएल को 16 सीटें दी गई थी, तो 16 सीटों में से 12 विधायक जीत कर आए थे सीपीआई एमएल के, मार्क्सवादी लेनिनवादी।
तो सीपीआई एमएल का 2 दावेदारी तो पुख्ता है, तीसरी भी दावेदारी मिल सकती है, तो वहां से गठबंधन को एक मजबूती मिल रही है। कांग्रेस पार्टी से आज तेजस्वी यादव दिल्ली आए हुए हैं और वो ये उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस बन जाए, दावेदारी पुख्ता हो जाए। जैसे पप्पू यादव जैसे कई सीटें हैं, 1-2 सीटें और हैं जिसको लेकर के पेच फंसा हुआ है, उस पर बातचीत चल रही है और वो हो सकता है अगर सुलझ जाएगा तो आज ही कल में घोषणा हो जाएगी। लेकिन खेल कोई कर रहा है तो वो आरजेडी कर रही है। आरजेडी टिकट वितरण में इतना पारदर्शी संतुलन, समावेशी संतुलन, हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म, हर मजहब, जमीनी नेता, सरोकारी नेता, लड़ने वाले नेता और संविधान की हिफाजत की वैचारिकी पर खड़े नेताओं को आरजेडी टिकट दे रही है। और इस तरह से बिहार का समीकरण बहुत तेजी से इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ रहा है। बीजेपी के पास अगर ले दे के कुछ बचा है तो नीतीश कुमार का ढलता हुआ एक वजूद जो कि अपने आप में अहमियत रखता है, वही ताकत दे रहा है बीजेपी को। अगर नीतीश जी ना होते तो बिहार में बीजेपी के पास कुछ ठोस था नहीं। इसीलिए सब कुछ दांव पे लगा करके उन्होंने नीतीश जी को अपने खेमे में लाने की कोशिश की। और रही सही कसर सम्राट चौधरी के उन बयानों ने पूरी कर दी जो बेटी और बाप के रिश्ते को अपमानित करने का काम करता है। बिहार की जनता जो राजनीतिक रूप से बेहद सजग, जागरूक और संवेदनशील है, अपने अधिकारों और स्वाभिमान दोनों को लेकर बेहद सक्रिय है। आंदोलनों की जमीन रही है बिहार, संघर्षों की जमीन रही है बिहार। तो इस चीज को साधते हुए इंडिया अलायंस के लोग बिहार की राजनीति को नई दिशा में ले जा रहे हैं। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि ये चुनाव परिणाम तक किस रूप में ढलता है, बदलता है। आप भी नजर रखिएगा और इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।